आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब जो हमारे पास में एक वीक बचा है रिवीजन के लिए, उसमें हम केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करें कि हम इजीली 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केमिस्ट्री जब सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग सेक्शन है तीनों सेक्शन में से, तो ऑब्वियसली इसमें 75 स्कोर करना जरूरी है अगर हमें एक अच्छी रैंक चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल से चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बेसिक मोल कॉन्सेप्ट आता है, वो तो सबको आना ही आना चाहिए, इसलिए उसके बारे में मैं यहाँ लिख ही नहीं रहा हूँ। मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबको आना ही आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं सेकंड चैप्टर बात करूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसमें आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे अगर कोई सा भी आपको 3 नंबर्स दे दिए तो चौथा आप बता सकते हैं कि क्या होगा या क्या होना चाहिए। एनर्जी डिफरेंस चार्ट, जैसे आपका जो जैसे हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, n=1 से n=3 में जाएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है या कितनी एनर्जी उसे का फोटोन उसे चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 1 से 4 में जा रहा है और हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन 2 से 8 में जा रहा है, तो अब इन दोनों से जो फोटोन चाहिए होगा इस ट्रांसलेशन के लिए, उसकी मतलब एनर्जी कंपैरिजन क्या होगा, या फिर हीलियम की 2 की रेडियस और हाइड्रोजन की 1 की रेडियस का कंपैरिजन क्या होगा। तो जो फॉर्मूलाज हैं आपके पास में वो आपको याद होना चाहिए। तो जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में है, बिकॉज आपको इसमें कंपैरिजन करना होता है तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला अगर मैं बात करूं चैप्टर केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो देखिए एज सच इसमें कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। आई सजेस्ट कि हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम में जरूर मैं आपको बोलूंगा कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पता होना ही होना चाहिए, बिकॉज ये एक हॉट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट केमिकल प्लस आयनिक से मिला करके आपका ऑन एन एवरेज सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें मोस्टली आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो केमिकल से होते हैं। बट फिर भी आयनिक में आपको केएसपी वाला और थोड़ा बेसिक आयनिक आपको पता होना चाहिए। अब केमिकल में मैं बात करूं तो इसमें ऐसा कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता है ना, इसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है। मैं बस ये बोलूंगा कि बेसिक से एक बार आप केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करिए। इसमें हाँ, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा आते हैं, जैसे कि रिएक्शन अब फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो किस तरफ जाएगी या ये सब, वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बस आपको एक ही चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिछले 10 ईयर्स के जेईई मेंस के पेपर अपने आप से सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन सॉल्यूशन के आपके पास जो भी नोट्स हैं, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ा है या कहीं कोचिंग लिए, उसको बेसिक से रिवाइज करिए और पिछले 10 ईयर के जेईई मेंस के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एज सच बहुत ज्यादा बार इससे क्वेश्चन सॉल्यूशन से नहीं आया, लेकिन जितनी बार आया एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इजी चैप्टर और गारंटीड 1 क्वेश्चन। तो ये 4 मार्क्स वैसे तो मेरे हिसाब से लड्डू होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए, आपको स्टेट फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वर्क डन कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, किसी भी टाइप की प्रोसेस, चाहे आइसोथर्मिक है, आइसो प्रेशर है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस है, कैसी भी है, आपको सब में वर्क डन कैलकुलेशन करना आना चाहिए। कई बार होता है कि आपको एक प्रोसेस उसका ग्राफ दे दिया होता है, देन आपको चीजें कैलकुलेट करनी होती है कि डेल्टा ई क्या हुआ होगा, टोटल वर्क डन कितना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपका सीपी एंड सीवी होता है, जैसे तो उसमें क्या रिलेशन होता है, कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसका क्या रिलेशन होता है, अगर ये दिया हुआ है तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो सब चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप पिछले 5 ईयर के जो आपके 8 से 9 पेपर होंगे, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हुए ज्यादा हुए हैं, जैसे पिछले 5 साल में तो अपने अराउंड 10 से 12 पेपर हुए हैं, तो एक बार उनको भी आप रिवाइज कर लें। केमिकल काइनेटिक्स सबसे लल्लू टॉपिक है। इसमें है क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। रेडियो एक्टिविटी अपने आप कवर हो जाएगी अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अच्छे से आता है। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट आपको आना चाहिए, आरएनएस इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हाफ लाइफ इक्वेशन बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि कोई कंसंट्रेशन पहले सी थी, लेट से आपकी 10 मिनट में C/2 हो गई, देन अगले 40 मिनट में C/4 हो गई, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर इस कंसंट्रेशन को C/128 होने में कितना टाइम लगेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या होगा, पहले उसका ऑर्डर पता करना पड़ेगा, देन आप गैस कर सकते हो। तो ये चीज आपको थोड़ी सी काम की है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास तो टाइम नहीं है, कम चीजें रिवाइज करनी है। तो बेसिक आपको नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे नर्स्ट इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला
उसका अगर वो जो रिएक्शन है अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, देन उसमें कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये सब जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये ज़्यादा हॉट टॉपिक है वैसे अगर मैं इस चैप्टर में बात करूँ तो। इसमें कई बार आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे आपको करंट दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो आप बताएंगे कि कितना आपको वेट बताना है। अगर आपको वेट दे दिया है तो आपसे कई बार करंट पूछ लेंगे, करंट दे दिया है तो टाइम पूछ लेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़्यादा है, बट ये इजी है। तो अभी आजकल ये ट्रेंडिंग भी है थोड़ा सा, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जरूर रिवाइज करें इलेक्ट्रोलिसिस को। सॉलिड स्टेट की मैं बात करूँ तो सॉलिड स्टेट, देखिए यार ये ऐसा है कि अगर अभी तक आपको नहीं आता है तो प्लीज़ इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपने नहीं पढ़ा कुछ भी पढ़ने का मन है तो सिर्फ एक चीज़ पढ़ना, डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स बहुत सिंपल होते हैं, आप इजीली उन्हें समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। लेकिन बट अगर ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला, रेडियस रेशियो, ये सब अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, जैसे कई बार आपको दे दिया अब लैटिस में ये ऐसे ऐसे इस पोजीशन पे ये आपका एनायन है, इस पोजीशन पे एक कैटायन है, तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना होता है। रेडियस रेशियो दिया हुआ है तो आपको उसकी शेप और वो सब बतानी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके सॉलिड स्टेट में देखे जाते हैं। तो ये अभी हमने बात करी थी फिजिकल की। अब अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक में, तो यार ऑर्गेनिक में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो होता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें आपको आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सब पता होना चाहिए। आइसोमेरिज्म ये तो कूट कूट के आपके अंदर भरा होना चाहिए, सारे फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपके जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के, कि कोई कंपाउंड दे दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस वो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। इसी के साथ साथ आपको आई, प्लस माइनस आई और प्लस माइनस एम इफेक्ट के ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर आपको ये ऑर्डर नहीं पता है तो आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आपको इसके लिए प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर पता होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अगर नहीं पता होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसी के साथ साथ जो जीओसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसकी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन किसी के भी साथ में, तो पहली बात तो रेट किस में ज़्यादा होगी, है ना। और उसके बाद अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बढ़ेंगे, और अगर प्रोडक्ट बन गए तो उनके बीच में ऑप्टिकल रिलेशन कितना होगा। तो जैसे मेसोमेरिक है या फिर रस्मिक मिक्सचर क्या बनेगा, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 आपको आनी चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 एंड E2। अब देखिए कई लोग क्या होते हैं SN1 SN2 ऐसे बोलते हैं कि यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड में है, ये अमाइन में है, ये ईथर में है, बट आई जनरली थिंक कि अगर हमें SN1 इन जनरल आती है, SN2 इन जनरल आती है, तो वो चाहे अल्कोहल में हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड में हो, चाहे कहीं पर भी हो, मतलब या हेलाइड्स में हो, हम उसे इजीली कर सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इन जनरल सभी को ये बोलता हूँ कि आपको बेसिक समझना है SN1 और SN2 का। सिमिलरली एलिमिनेशन रिएक्शन आपको आनी चाहिए, तो क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं SN1 SN2 एंड E1 E2 से। इसी के साथ साथ जो एक और हॉट टॉपिक है वो है नेम्ड रिएक्शन। वैसे तो अगर मैंने जहाँ बात करी है जो स्पेसिफिक रिएक्शंस फॉर अल्कोहल, एमाइन, एल्डिहाइड, जैसे आप NCERT जब उठाएंगे तो आप देखेंगे हर चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो वो आपको एक एक बार नज़र मार लीजिएगा उसके ऊपर भी, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये एक बार जरूर कर लीजिएगा। बाकी नेम्ड रिएक्शन एक बहुत हॉट टॉपिक है, बिकॉज आजकल ट्रेंड में चला हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, तो इसलिए एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब अगर मैं इसी के साथ बात करूं तो एक हमारे पास टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। देखिए अगर आज से मैं 3-4 साल पहले तक बात करूं तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हार्डली आता था, लेकिन बीच में एक साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन भी आए हैं। तो उस साल जिन बच्चों ने बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स अच्छे से नहीं करा था उन लोगों को बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री खराब चली गई थी, बिकॉज आप सोच सकते हैं 30 में से अगर 3-4 क्वेश्चन ऐसे चैप्टर से जाए जो हमने नहीं किया तो बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ एक बार इन दोनों चैप्टर के लिए NCERT, सिर्फ NCERT देख लें, उनमें कौन कौन से आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स के बारे में बात की गई है, और कोशिश कीजिए जो आपके NCERT के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं ना एक बार उनका सॉल्यूशन पे नज़र मार लें, है ना। इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो हमारे क्वेश्चन आए हैं एक बार उनको आपको जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपको उन क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल का आइडिया भी हो जाएगा। तो ये बात हुई हमारी ऑर्गेनिक की। अगर मैं इनऑर्गेनिक में बात करूं तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मेटालिक कैरेक्टर के, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंपैरिजन के, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स के, और रेडियस कंपैरिजन के। ठीक है, रेडियस कंपैरिजन में हमेशा याद रखना आपके जो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स होते हैं उनमें एक्सेप्शन जरूर याद रखना। एक्सेप्शन याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पीरियोडिक टेबल इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। अगर आपने एक्सेप्शंस अच्छे से याद नहीं कर रखे पीरियोडिक टेबल के तो आपका पीरियोडिक टेबल अच्छा नहीं है। एक्सेप्शन सबको याद होने चाहिए।
केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में नीचे से चालू करता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे एमओटी, ये आप हार्डली 2 से ढाई घंटा लगेगा आपको करने में, और गारंटेड एक क्वेश्चन आता है इससे। इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डायमंड एटॉमिक स्पेसिस के कंपैरिजन के। जैसे आपको दे दिया N2 C2, अब उसका आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, तभी आप उसकी क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन या फिर उनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन, ये सब आप तभी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फजानसूल भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपका VSCPR थ्योरी से भी आता है, जिसमें आपके जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं या तो फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑन शेप के या फिर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के, कि दो कंपाउंड है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं, लेकिन अब आपको बताना है कि किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसमें बॉन्ड एंगल कम होगा। बैक बॉन्डिंग भी थोड़ा सा ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल, तो आपको थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग का भी आइडिया होना चाहिए। जनरली पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, तो एक बार आप उस चीज को जरूर समझिएगा। एस एंड पी ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो एस ब्लॉक अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से किया है तो आप लगभग अपना एस ब्लॉक तो कंफर्म वहीं पे कर लेते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। लेकिन पी ब्लॉक थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि आप देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीन काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी फैमिलीज यहाँ पे हमारे इस ग्रुप में आ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना पड़ सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, जैसे जो कार्बन देते हैं, ऑक्सीजन देता है या नाइट्रोजन देता है अलग अलग आपके कंपाउंड्स के साथ में, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ सल्फर और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं, उनमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कितने SOS बॉन्ड होंगे, कितने SS बॉन्ड होंगे, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, परऑक्सी बॉन्ड्स और ये सब। तो प्लीज एक बार कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस जरूर आप देख लें। मेटलर्जी, देखिए मेटलर्जी के लिए एज सच बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए। और देखिए इसमें ना वो वाले क्वेश्चन जरूर देखिए, जैसे कुछ कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपको पता है सल्फर के लिए हम एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं वही यूज करते हैं, या फिर और पहली बात तो इसमें जो आपके ओर होते हैं, जितने भी ओर आप यूज करने हैं, तो सिर्फ जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ें, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ें। जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस में आते हैं आगे के, लेकिन मेंस में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें बहुत है। और पिछले आपके जो 10 ईयर्स के जो ईयर के जो पेपर हैं उनको एक बार सॉल्व कर लें, मतलब जो भी आपको उसमें क्वेश्चंस आए हैं वो जरूर सॉल्व कर लें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिफिकल्ट, इजी, मिक्सचर, हर टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। कई बार 2 क्वेश्चन भी आए हैं, कई बार 3 भी आए हैं, 2 तो आते ही हैं लगभग। तो अब आप देखोगे यहाँ पे इसमें आपको आइसोमेरिज्म अच्छे से आना चाहिए, एक क्वेश्चन इसका फिक्स होता है, फिक्स मतलब फिक्स है। इसी के साथ साथ इम्पैक्ट ऑफ लाइगेंड, जैसे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, वीक लाइगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या आपके पास वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, या फिर लोन पेयर, या फिर वो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब लाइगेंड के इम्पैक्ट में भी कई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे, एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए। अब कई बार क्या होता है, आपसे को दे दिया कि कंपाउंड है, अब इसका बताओ कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। उसका आपको हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए, तभी आप उसकी शेप बता सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो देखिए एज सच एफ ब्लॉक में कुछ नहीं आता, केवल एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के। एनसीईआरटी में भी बहुत ज्यादा इसके बारे में दे नहीं रखा है, इसलिए सिर्फ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इनफ है। अब डी ब्लॉक यार थोड़ा सा भारी है, इतने अच्छे अच्छे मेटल्स हैं वहां पे, तो यार तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस से बहुत ज्यादा बनता है, जिसमें आपको मेटल डिटेक्ट करना होता है कि जैसे कोई हमारे पास में मिक्सचर है, उसमें हमने ये टेस्ट कराया, ये टेस्ट कराया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इससे ये कलर का कंपाउंड बना, देन बताओ कौन सा मेटल है, या फिर कौन और भी जैसे कौन सा एनायन है, कैटायन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से आपके आते हैं। तो बेसिक जो आपका प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जो हम जनरली क्लास 12 के बोर्ड्स के प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार यार प्लीज अपने प्रैक्टिकल फाइल पे एक बार नजर मार लेना, या फिर अगर आपने जो नोट्स बना रखे हैं उन पे नजर मार लेना, ताकि ये वाला सेक्शन भी आपका स्ट्रांग हो जाए। तो ये था हमारा केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो इजीली आप 75 के अराउंड मार्क्स स्कोर कर लेंगे, और ऑब्वियसली अच्छी रैंक के लिए एनसीईआरटी में तो हमें अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। जनरली अगर आप अच्छी रैंक चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री में 90 का टारगेट लेके चलना चाहिए। तो मीन्स आपको इतनी आदत होनी चाहिए कि आप 25 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करके आ रहे हैं जेईई मेंस के पेपर में। तो आई सजेस्ट कि ये सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से रिवाइज करो, टाइम मिले तो पूरा भी पढ़ो, आइडियली तो पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन ठीक है कम टाइम में तो इतना तो रिवाइज करके ही जाना है। तो गाइस
जिन बच्चों को अभी भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो मैंने वो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले दिनों में भी जेईई मेंस का पेपर आने वाला है, तो कोई भी जो आप इंपॉर्टेंट सजेशंस देना चाहते हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।